हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने ये देखना है कि हम कैसे बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करें, किस किस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम बेस लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हैं। प्रॉफिट अर्न्ड एंड लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस can be determined either by cash basis of accounting and accrual basis of accounting। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे इसका नाम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एज अ लेमैन लैंग्वेज जो समझ आता है कि जो पैसा आया वो रिकॉर्ड कर लो, जो पैसा गया वो रिकॉर्ड कर लो। मतलब कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेमेंट, जो आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट इज़ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश रिसीव हो रहा है और पे हो रहा है तब रिकॉर्ड करनी है। It means revenue is recognized on receipt of cash. Expenses are incurred when they have been paid. इसके अंदर जर्नल सी बात यही है कि जब पैसा आया तो उस केस में रिसिप्ट दिखा दो, जब पैसा गया तो उस केस में पेमेंट दिखा दो। तो इसका मतलब इसके अंदर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी नहीं होगा। तो इसके अंदर जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस और एक्रूड इनकम, इसे हम कंसिडर नहीं करते। जो पैसा आया वो रिसिप्ट है, जो पैसा गया वो पेमेंट है। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती है इस मेथड को। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, क्लब्स करते हैं, स्कूल करते हैं, वो फॉलो करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बेसिस पे ही ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, और रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है हमारे, एडवांटेजेस क्या है। पहली बात है ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये सिंपल है और इसमें कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड और इनकम रिसीव इन एडवांस हम देखते ही नहीं है। तो उस केस में ये बिल्कुल सिंपल तरीका है समझने के लिए, और ये सूटेबल उन ऑर्गेनाइजेशन पे है जिनकी ट्रांजैक्शन कैश पे होती है। तो ये एनजीओ जो होती हैं वो कैश बेसिस पे करती हैं, स्कूल कॉलेजेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि हमारे इसके नुकसान क्या है। जो चीज़ सिंपल होती है उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। देखो, इसके बेसिस पे आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसा पैसा भी आता है जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है या लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो वो भी अकाउंट हो जाता है इस साल में। तो उस केस में ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता बिजनेस की, और ये मैचिंग कंसेप्ट को लेके नहीं चलता, फॉलो नहीं करता। मैचिंग कंसेप्ट यही बोलता है कि एक्सपेंसेस ऑलवेज सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ड्यूरिंग द ईयर। जिस साल की इनकम है उस साल के खर्चों से ये सेट ऑफ होगा, और ये इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस को। तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है। अब इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2012-13 अशोक ने कैश सेल्स की और साथ में क्रेडिट सेल की। इसका एक्सपेंस हो गया 2,70,000, जिसमें से 80,000 इज़ टू बी पेड। इज़ टू बी पेड मतलब अभी पे नहीं किया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इनकम दिखा रहे हो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उस केस में इसकी नेट इनकम कितनी होगी।
देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे पास जो कैश सेल्स है 3,90,000, ये आपकी हो जाएगी रिसिप्ट माइनस पेमेंट कितनी की है? 2,70,000 का खर्चा था, जिसमें से 80,000 नॉट पेड है। 80,000 ये स्टिल टू बी पेड, मतलब नॉट पेड। जब पे नहीं किया तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। तो नेट हमने कितना खर्चा किया? खर्चा हमने किया 1,90,000, और ये हमारा 2,00,000 रुपये आएगा इनकम अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आपने इनकम देखनी है तो ये हमारी इनकम होगा। अब उस केस में एक्रूअल बेसिस में हम कंसीडर करेंगे। तो एक्रूअल बेसिस में क्या करेंगे? एक्रूअल बेसिस में हम सब कुछ लेके चलेंगे। कैश सेल्स 3,90,000 की, क्रेडिट सेल्स 1,60,000, तो ये आपका टोटल आएगा 5,50,000 माइनस पेमेंट की जगह यहाँ कर दो माइनस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होगा? 2,70,000 वेदर इट इज़ पेड और नॉट। यहाँ भी देखोगे टोटल खर्चा लिया, यहाँ भी देखोगे पैसा नहीं मिला, तो ये आपका ट्रू पिक्चर दिखाता है। तो ये आपका आएगा 2,80,000 आपकी उस साल की इनकम होगी। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने इस तरीके से निकालना है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, और एक्रूअल बेसिस पे आपने इस तरीके से निकालना है। तो हम पढ़ते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर एक और क्वेश्चन दिया हुआ, करते हैं वो बाद में। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आपने इस साल के खर्चे और इस साल की इनकम दिखानी है। इस साल के खर्चे और इस साल की इनकम, मतलब चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं हुई, बट इस साल को बिलोंग करेगी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन ट्रांजेक्शन इज एंटर इनटू। जब ट्रांजेक्शन करते हो वही रिकॉर्ड करनी, इर्रिस्पेक्टिव इसका पैसा मिला या नहीं मिला। All the incomes and expenses belongs to the accounting period are recorded in the books, even if they are not transacted in cash during the accounting year. ये कह रहा है कि चाहे पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, चाहे पे हुआ नहीं हुआ, खर्चा हो गया और रेवेन्यू इस ईयर को बिलोंग करता है, तो उस केस में कंसीडर कर लो। क्रेडिट सेल रिकॉग्नाइज करनी है सेल, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली एंड इफ एन एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, खर्चा कर लिया बट पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। तो एक्रूअल बेसिस जो हम बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इसके बेसिस पे आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कहता सपोज एन एम्प्लॉय हु was appointed on a salary for 40,000 per month and have served the organization for 12 months in an accounting year. If he has paid 8 months salary so far, the accrual concept suggests that the salary for remaining 4 months should also be recorded in the business as an expense as well as liability to meet its future obligations. 40,000 रुपये आप से सैलरी पे करते हो। सपोज आपने 8 महीने की सैलरी दी, 4 महीने की नहीं दी, तो ये कह रहा है 4 महीने की बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, बट इस साल की बिलोंग करती है तो उस केस में रिकॉर्ड कर लेंगे हम।
अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये है कि ये कंप्लीट पिक्चर आपको दिखाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड आपको शो करता है। ये आपको कंप्लीट रिकॉर्ड शो करता है। इसके बेसिस पे कोई डिसीज़न ले सकते हो आप। इसके अंदर सारी कंसिडर होती हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस। तो ये आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सिंपल नहीं है जैसे हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैश बेसिस में हम कहते हैं बहुत जल्दी से सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इसके अंदर इजीली कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स रहती हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं हम। Mohan had cash sales 5 lakhs 10,000 and credit sale 2 lakh 10,000. His expenses for the year were 1 lakh 50,000, out of which 95,000 is still to be paid. Still to be paid का मतलब होता है not paid, अभी नहीं पे किया। जब अभी नहीं पे किया तो उस केस में हम कंसिडर कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस पे। तो पहले हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं आपको। अगर मैं कैश बेसिस को लेके चलता हूँ तो उस केस में जो आपकी रिसिप्ट है, रिसिप्ट आपकी है 5,10,000 ओनली कैश सेल्स जो आपको रिसीव हुआ है, माइनस जो आपने पेमेंट की है, जो कैश पेमेंट की है। कैश पेमेंट हमने की है 1,50,000 माइनस 95,000, 55,000 की हमने पेमेंट की है। बैलेंस जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा आपका। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर करना क्या है? कहीं से भी सेल है, चाहे कैश सेल्स है, चाहे आपकी क्रेडिट सेल्स है, टोटल सेल्स को ऐड करो, ये आपका 7,20,000, इसे बोला जाता है रेवेन्यू, माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सारे आएंगे वेदर इट इज़ पेड और नॉट। तो एक्सपेंसेस नहीं भी पे किए तो भी आप बुक्स के अंदर खर्चा शो करोगे। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करके आएगा 5,70,000। ये एक्रूवल बेसिस पे है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, इसका रिकॉर्डिंग करने का तरीका क्या है? इसका रिकॉर्डिंग करने का तरीका ये है कि ये कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है और ये दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, कैश और क्रेडिट दोनों करेगा ये। नेक्स्ट है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर ही नहीं करता, बट यहाँ पे एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर करता है। ये शो होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होगा ओनली कैश ट्रांजैक्शंस पे, और यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा दोनों को कंसीडर करके, कैश और क्रेडिट दोनों। टेक्निकल नॉलेज इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है कैश बेसिस में। सिंपल सा तरीका है, जितना पैसा आया और उतना पैसा गया। बट एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए।
यूज़र ऑफ सिस्टम मतलब कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? डॉक्टर करते हैं, इंजीनियर करते हैं, क्लब्स करते हैं, स्कूल कॉलेजेस सोसाइटीज़ करती है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिंग कंसर्न करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न करता है, बाकी बिजनेस हाउसेस सारे के सारे एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वही ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है। सिंप्लिसिटी की बात करें तो ये मेथड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, बट एक्रूवल बेसिस में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ अकाउंटिंग टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसके अंदर। लीगल पोजीशन क्या है इसकी? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होता, कोई एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013, तो यहाँ भी 2013 को। रिलायबिलिटी नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी की बात करें, जब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताती, तो रिलायबल कौन है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिलायबल नहीं है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, एज अ रिजल्ट डस नॉट रिवील करेक्ट प्रॉफिट एंड ऑल्सो एसेट्स एंड लायबिलिटी। बट अगर हम एक्रूवल बेसिस पे आएंगे, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, thus reveal correct profit and loss besides assets and liabilities. Thank you.